सीधा कहानी की आरम्भ करता हूँ बजाय कहानी के बाद कुछ भी कहने के लिए। गांव भर में कानाफूसी हो रही थी। मैंने जयदेवी को सुना था। वह कहती घूम रही थी कि सरकार ने इनका पुनर्वास कराया है। ससुर और बहू बस दो प्राणी हैं, दोनों जवान हैं, एक आग और दूसरा फूल। कौन जाने दोनों कैसे रहते हैं। परंतु दाताराम बड़ी आत्मीयता और सूझबूझ के साथ बहू से कह रहा था, सरस्वती सुनो, तुम अभी 30 की हो, तुम तो असल में हुई ही अब हो विवाह करने के लायक। तुम्हें अभी अपने जीवन की लंबी यात्रा तय करनी है। सरस्वती सुनकर उठी और पल्लू से आंसू पोंछती हुई उसारे के बाहर जा बैठी। दाताराम उसके दुख को समझ रहा था, इसलिए वह कुछ देर यूं ही शांत बैठा सोचता रहा। दोनों की निःशब्द उपस्थिति ने घर को नीरवता से भर दिया था। आखिर सरस्वती ने ही पहल की, मौन तोड़ा और दाताराम के पास जाकर खड़ी हो गई। सिर से पल्लू खिसकाते हुए धीरे स्वर में बोली, कहाँ जाऊँ मैं? मेरा रास्ता, मेरी मंजिल बताइए मुझे। मैं आंखें मूंद कर चल पड़ूंगी। मैं जानता हूँ बेशक चल पड़ोगी सरस्वती, पर अकेली चलोगी तो रास्ते ही खा जाएंगे। और हाँ, अपने गांव अपने पांव बढ़ाओ तो माता पिता की ओर भी तो रुख कर सकती हो तुम। कहकर दाताराम खामोश बैठा, सिर पर हाथ रखकर सोचने लगा कि क्या कहीं कुछ गलत कह दिया है नहीं। पर सरस्वती ने साफ साफ कहा, नहीं, अब मुझे नहीं अपनाएंगे। क्या आप नहीं जानते कि मैं जिस उच्च संस्कारी कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्मी हूँ, वहाँ बेटी ब्याह के बाद बेदखल हो जाती है। धन संपत्ति पर बेटों का ही अधिकार होता है। जिस घर में वह ब्याह के कर प्रवेश करती है, उस घर से उसकी अर्थी ही वापस निकलती है। और फिर प्रेम विवाह वह भी गैर जात में करने वाली लड़की, वह तो 7 जन्म भी स्वीकार नहीं की जाती। यह परंपरा है, अघोषित सामाजिक कानून है, जिसका वे स्वाभाविक पालन करते हैं। इसी परिधि के भीतर वे जीते हैं, मरते हैं। इसलिए वे मुझे क्यों अपनाएंगे? सरस्वती ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं अपनाएंगे तो तुम मन बना लो, मैं तुम्हारा पुनर्विवाह करा के किसी जरूरतमंद को अपना कर तुम्हें इसी घर में रख दूंगा। और आप, मेरा क्या, मैं कोई अमर फल खाकर तो आया नहीं हूँ, एक दिन दुनिया से जाऊंगा ही। सो जब तक मौत नहीं आ जाती, गुजार लूंगा ये दिन भी जैसे तैसे। वैसे मैं कोई ब्राह्मण तो हूं नहीं जो किसी मंदिर में जाकर बैठ जाऊंगा और फिर अछूत को किस मंदिर में ठौर ठिकाना है। हाँ, अपने पूर्वजों के किसी आजीविक धर्म के प्रचार प्रसार में चला जाऊंगा, या ईसाई हो जाऊंगा, अथवा इस्लाम अपना कर ऊपर वाले की सेवा को समर्पित हो जाऊंगा। मेरा भला बुरा जो भी हो, पर मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकता। सरस्वती दाताराम के दिल की गहराई से निकली भावा व्यक्ति सुनकर खामोश सीधी खड़ी हो गई और देर तक चुप्पी साधने के बाद उसने धीरे से अपने होंठ खोले। मेरे लिए आपकी यह कुर्बानी मुझे शायद नरक में भेजने का सामान है। मेरा इंसानी जीवन किसी और के काम आएगा और आपका देश निकाला होगा, यह पाप और रहा मेरे सिर पर चढ़ाने को। ना बाबा ना, मुझ पर इतनी कृपा न करें आप। मुझे खुदगर्ज बनने की सीख देकर मेरी ऐसी फिक्र कर रहे हैं और अपने आप को त्याग बलिदान की मूर्ति बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मेरा जीवन सफर लंबा है और आपका कम है? मैं अमृति खाकर आई हूँ, बमुश्किल 10-12 साल ही तो बड़ी होंगी आपसे। वैसे तो आप ही कहते हैं कि मर्द औरतों से औसतन 10-15 साल ज़्यादा जीते हैं। तुम दोनों के मरने का वक्त तो कम होवे से एक ही साथ ठहरता है। बेटा तो आपको पला पलाया किशोर मिला था ना। आप दोनों जब घर से बाहर साथ साथ जाते थे और मैं आपके पीछे पीछे चल रही होती थी, तो पैंट बाजार में औरतें पूछा करती थी, सरस्वती ये तेरा पति है? तो वह दूसरा तेरा जेठ है क्या? कोई तो आपको ही मेरा डॉट डॉट कहते कहते उसके होठ रुक गए। तभी दाताराम ने ऐतराज के अंदाज में पूछा, सरस्वती ये तुम कैसी अशोभनीय बातें कर रही हो? मेरे छोटे अथवा बड़े होने, बल्कि होने न होने या जीने मरने के का प्रश्न नहीं है। तुम मेरी पुत्र वधू हो। बेशक मेरा बेटा मेरे खून से पैदा नहीं था,
परंतु मेरी पत्नी के पेट से तो जन्मा ही था। हमारे पुनर्विवाह में वह उसके साथ आया था, पर गया तो बेटा बनकर ही था। इसलिए मैं और इससे अलग कुछ नहीं सोच सकता। फैसले जैसी बात कहकर दाताराम ने मुंह फेर लिया और आसमान की ओर मुखातिब होकर बैठ गया। पर सरस्वती ने अपना कथन जारी रखा। उसने कहा, सोच तो आप कुछ और ही रहे हैं। मसलन आप मुझे दूर करके ईसाई या मुसलमान तक बनने को तैयार हैं, पर क्या आप जानते नहीं कि मुसलमानों में तो केवल दूध बचाकर शादियां हो जाती हैं, और आप हैं कि हमारे ब्राह्मणों के भी ब्राह्मण बन रहे हैं। खैर छोड़िए, आप हाथ मुंह धो लें, मैं खाना बना कर ला रही हूँ। कहती हुई वह रसोई में चली गई। लौटी तो देखा दाताराम बड़ी तल्लीनता से कोई गीत गुनगुना रहा है। इस गीत के बोल सरस्वती के दिल को छू गए। ऐसे बोल उसने पहले कभी नहीं सुने थे। दाताराम गा रहा था, काल गाल में सभी समा गए, का राजा का रानी रे, रे मत कर ये नादानी रे, जो जात धर्म अभिमानी रे, जर जोरू जमीन का क्या यूं यहीं पड़ी रह जानी रे, ओ अंधे अज्ञानी रे। सरस्वती सुनकर ठिठक गई, और जब वह गाते गाते शांत हो गया तो खाना लेकर सामने उपस्थित हुए। रख दो और तुम भी अपना खाना ले आओ, साथ बैठकर खाएंगे। वे चुपचाप निःशब्द खाना खाते रहे। हाँ, उनके हाव भाव देह भाषा में जरूर कुछ बोलते रहे। खाना खाकर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। लेटे लेटे कुछ देर तक सरस्वती के जहन में दाताराम का गीत गूंजता रहा। उसमें उसे संतों की वाणी का आभास होता रहा। जैसे ही वह अकेली हुई, उसको घर की दीवारों पर अपने पति की परछाइयां उभरती दिखाई देने लगी। न्यूनाधिक ससुर जी का भी वही हाल था। उसको अपनी पत्नी की यादों ने परेशान कर दिया। उसे लगा कि अब यह बिस्तर आराम का साधन नहीं रह गया। इधर सरस्वती पहली ही नींद में चीख पड़ी। उसे लगा कि कोई उसके पति को गहरे पानी में धकेल कर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। वह शेर के पंजे में फंसी हिरनी की तरह अपने पहले अनुनय विनय कर रही है और फिर बचाव के लिए जल्दी है। कुल मिलाकर उसकी रात आराम से नहीं गुजरी। सरस्वती उठी और मुंह हाथ धोकर चाय बनाने लगी। दाताराम उधर से हाथ में अखबार उठाए रसोई के पास पड़ी सरकंडों से बनी छोटी कुर्सी पर बैठकर अखबार उलटने पलटने लगा। गांव में अखबार अभी अभी आना शुरू हुआ था, वह भी एक दिन पुराना। सरस्वती ने चुपचाप एक कप चाय लाकर उसके आगे रख दी और अपना कप लेकर उसारे में चली गई और बाहर की ओर मुखातिब होकर चाय पीने लगी। सामने बांस पर बैठे चिड़ी चौड़ता चींची चोंचों कर रहे थे। वह कप रखकर छत पर चली गई। पिछवाड़े बाग था। बाग में बंदर बंदरी मैथुन मग्न थे। सबके सामने संभोग करते देख उसे पालतू डॉगी पर गुस्सा आया। शौक इसीलिए तो तुझे कुतिया कहते हैं। कल अपने पेट से निकाले को चढ़ाई थी और आज उसके बाप के साथ। बच्चों पर क्या असर होगा। उधर कप खाली कर उस उठते हुए दाताराम ने आवाज दी, सरस्वती ओ सरस्वती कहाँ हो? जी आई, कहते हुए वो छत से उतर आई। दाताराम अखबार उसकी ओर खिसका कर चुपचाप बाहर जाने लगा तो सरस्वती बोली, हम डॉगी नहीं पा रहे, हमसे आजाद कर दे। सरस्वती शायद यह ध्यान नहीं दे पाई कि मनुष्य की अपेक्षा पशु पक्षियों का यौन व्यवहार कितना संयमित, कितना नैसर्गिक और कितना स्वाभाविक होता है। दाताराम सुनता हुआ बाहर चला गया। सरस्वती अखबार पढ़ने लगी। अचानक उसकी नज़र एक युवक की तस्वीर पर पड़ी। उसने तुरंत संबंधित अखबार को एक नज़र में चाट डाला। खबर पढ़कर उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, मेरा भाई नवलेश चुनाव जीत गया, बड़ा बदलाव आ गया उसके विचारों में। अब तो उसने अपने नाम के आगे लगा जाति सूचक सरनेम तक हटा दिया। समाज सुधारक हो गया है मेरा भाई। अब तो शायद जाति अभिमान दिलो दिमाग से निकाल कर दूर फेंका होगा। प्योर डेमोक्रेटिक सेकुलर इंसान बन गया होगा। अब उसके मन में भाई से मिलने की इच्छा बलवती हुई। 3-4 दिनों की कोशिशों के बाद सरस्वती अपने भाई को संदेश भेज पाई और उसी के मुताबिक रेलवे स्टेशन के यादव की स्टॉल पर उससे मिल पाई। मिलते ही उसने कहा, बेशक मैंने ब्राह्मण परंपरा के अनुसार प्रेम विवाह नहीं किया, पर हूं तो मैं तुम्हारी बहन और तुम मेरे भाई। आखिर लड़की पराये घर जाती ही है। वैसे मैंने इंसानियत के नाते कुछ गलत नहीं किया।
तुम ही मुजरिम, तुम ही मुंशिफ बन रहे हो तो बनो, तुम अपनी मन मर्जी करते हो करो, अब तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? भाई ने पूछा तो वह कहने लगी, तुम भी तो अपनी मन मर्जी के मालिक हो, तुम भी तो जाति बाहर प्रेम करते हो, शादी करोगे तो क्या तुम्हें घर बदल कर दिया जाएगा? मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे तर्क सही है, परंतु मामला व्यक्तिक नहीं है, सामाजिक है। हम समाज से अलग नहीं जा सकते। समाज में ब्राह्मण का दर्जा, उसकी स्थिति सर्वोपरि है। तुम जानती हो, उसकी सर्वोच्चता को बाहर या भीतर कहीं से चुनौती नहीं मिलती, तो वह यथास्थिति के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। उसे नैसर्गिक समानता का नियम स्वीकार नहीं है, वह सामाजिक नियमों का रचनाकार स्वयं है। उसके लिए उसने धर्म बनाया है केवल अपनी वर्ण सर्वोच्चता कायम रखने के लिए। अपने कर्म, धर्म और कानून का कठोरता से पालन करता है। बाकी मजबूरन संविधान संगत सुधार करने पड़े तो वह आपद्धर्म है, क्योंकि इंसान बनना पड़े तो वह भी आपद्धर्म है। मान सकती हो, हाँ मैं आधुनिक हूँ, मुझसे अपेक्षाएं जाहिर करो। तुम तो अंतरजातीय प्रेम विवाह का समर्थन करते हो। हाँ, कॉलेज टाइम में करता था, आज भी करता हूँ और शायद कल भी करूँ। मैं मानता हूँ कास्ट वैश्यों से, ठाकुर ब्राह्मण से, भूमिहार जाटों और लोधहीरों से प्रेम करें, पर यह तो नहीं होगा कि ब्राह्मण ठाकुरों की ओर से भंगी चमारों, खटीकों, महारों, पासी कुमारों से भी प्रेम कर लिया जाए। इन्हें हमारे लेकर लाने में 100 साल लगेंगे। चलो उन्हें छोड़ो, मुद्दे की बात करो और मुझे यह बताओ कि क्या तुम मेरे माता पिता के घर के एक कोने में मुझे थोड़ी जगह दे सकते हो? जगह मेरी है कहाँ? जो है सो माता पिता की है, और वे तो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। यदि मैं भी उन्हें बाखबर तुमसे मिल रहा होता तो वे मुझे भी यहाँ आने की अनुमति नहीं देते। वैसे मैं भी पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा नहीं है? किस बात का पछतावा? यही कि तुमने एक अछूत से प्रेम विवाह किया था। अगर हम खाप पंचायत वाले होते तो तुम भी मुझसे मिलने ना आ पाती, तो तुम भी मुझे अछूत समझने लगे हो। वैसे ये अछूत किसने बनाए हैं? क्या रूस में अछूत मिलते हैं? चीन में, जापान में, पेरिस में आपके छुआछूत का वजूद है? हाँ, अमेरिका, अफ्रीका में रंगभेद था, तो कितने सचेतन प्रयास हुए उसे दूर करने के। यूएस में दास प्रथा के संसद ने क्षमा मांगी है, शर्मिंदा महसूस किया अपने आप को। और हम शरीरी छुआछूत त्यागते हैं तो दिमागी छुआछूत करने लगते हैं। जाति विशेष के लोगों को संस्थाओं से सचेतन बाहर कर देते हैं। क्या हम सभी नहीं जानते कि यूएस का प्रेसिडेंट कौन है, उसका बाप कौन था, उसकी माँ कौन थी, उसका रंग, उसकी नस्ल क्या थी? भाई की बोलती बंद, और इसके बाद वह चुपचाप लौट आया। घर में दाखिल होते ही दाताराम ने पूछा, सरस्वती क्या तुम अपने घर वालों से मिल पाई? हाँ मिली थी, मगर केवल भाई से। क्या तुम्हारी घर वापसी स्वीकार है? नहीं, वे नहीं बुलाएंगे, और बुलाएंगे भी तुम्हें अपना यह घर छोड़कर क्यों जाऊंगी? कैसा घर? तुम्हारे घर वाले के साथ घर खत्म हो गया, मेरा भी घर मेरी घरवाली के साथ चला गया। अब ये 4 दीवारियां हैं जिनमें हम सांसें ले रहे हैं और जिंदगी के बचे दिन पूरे कर रहे हैं। अब ये घर नहीं है, आसरा भर है। इसमें भी हमें कौन चैन से रहने देगा? क्यों नहीं रहने देगा? इसी उधेड़बुन में गुजर बसर करते हुए 3 साल बीत गए। दाताराम के पास चमड़ा युग की खरीदी पुश्तैनी 7 बीघा जमीन थी। अंग्रेजी राज के साथ जाता हुआ लेदर का धंधा थोड़ी जमीन दे गया था, और उसके बाद कच्चा लेदर का काम ठेकेदारों के हाथों चला गया, और पक्के चमड़े के जूतों का कारोबार छोटे मोटे बाटा उन्हें खरीद लिया था। इस बार इकलौता बैल भी उसका साथ छोड़ गया। फिर भी उसने न तो हिम्मत हारी और न श्रम से जी चुराया। वह कच्ची तसला लेकर मुंह अंधेरे ही खेत पर पहुंच जाता था। सरस्वती कृषक जीवन से पूर्व परिचित नहीं थी, फिर भी उसने सचेतन और स्वेच्छा से इसे अपना लिया था। वह कलेवा लेकर दाताराम के पीछे पीछे आती थी। उस दिन खेत में पहुंचते ही साथ साथ आधी तूफान, बेमौसम बरसात भी आ पहुंची। उसे लगा गर्मी से राहत देने वाला मौसम सुहावना हो रहा है। तीतर बटेर उड़ रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, चिड़ियां चहचहाने लगी हैं, कबूतरों के झुंड आने लगे हैं।
इससे दाताराम का मन हुआ कि वह काम रोक कर सुस्ताए और कंठ खोलकर गुनगुनाए, आओ जी आओ बदरा, धरती पर छाओ बदरा। तो देखते देखते पानी मूसलाधार हो गया। खेत में खड़ा दाताराम सिर से पांव तक तर हो गया, मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो गई। मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ता जा रहा था। उसे डर हुआ कि कहीं ऐसे मौसम में सरस्वती घर से कलेवा लेकर न निकल पड़े। मैं चलूं, आज का काम यही समझ, आज की कमी कल पूरी कर दूंगा, और यदि दोपहर के बाद मौसम साफ हुआ तो फिर लौटाऊंगा। अपने आप से बोलता बुदबुदाता वह कंधे पर कस्सी रख हाथ में तसला उठाकर घर की ओर लौटा। गांव का रास्ता आम रास्ता पकड़ने की बजाय वह खेतों खेतों घर की सीट बांधकर लपका। उधर सरस्वती ने सोचा ससुर जी भूखे होंगे, बादल घिरने से पहले मैं खेत में पहुंच जाऊंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। बीच रास्ते में ही उसे मौसम की बेरहमी ने घेर लिया, पर वह कहीं रुकी नहीं। बादलों के घटाटोप अंधेरे में बारिश तूफान की चीरती हुई वह खेत में जा पहुंची, लेकिन दाताराम तो वहां था नहीं। खेत खाली देखकर उसका दिल धड़क उठा। कहाँ गए वे? शायद घर लौट गए हो। अब उसको उसके अकेलेपन का एहसास भी डराने लगा। वे घर लौटे तो रास्ते में मुझे मिले तो नहीं, गए भी तो और कहाँ गए? घर पर तो मैं ताला लगा कर आई हूँ, वे पहुंच भी गए होंगे तो बाहर ही खड़े रह गए होंगे। कुछ ऐसे ही सवालों से दो चार होती वह उल्टे पांव खेत से लौटी। इतने में मौसम का मिजाज ऐसा बिगड़ा कि दिन में अभी अंधेरा चला। वह खेत से निकलकर रास्ते पर आई कि पीछे से उसे ट्रैक्टर की घुर्र घुर्र आवाज सुनाई पड़ी। कोई बात नहीं, अच्छा ही हो, यदि कोई गांव पड़ोस का हो, पहचान कर लिफ्ट देगा तो घर पहुंचना आसान हो जाएगा। सोचते हुए उसने अपनी चाल धीमी कर दी। देखते ही देखते ट्रॉली से निकलकर 4-5 लड़के अप्रत्याशित स्थिति में उसके सामने आकर खड़े हुए। ये गांव के भूटानी, लोग, गुर्जर, अहिर और जाटों के बेटे थे। पढ़े लिखे सब थे। सभी निजीकरण का लाभ उठाकर प्राइवेट संस्थाओं को लाखों देकर बड़ी बड़ी डिग्रियां भी खरीद चुके थे। एक दो को तो सरस्वती ने गांव बस्ती में पहले ही जंगल में सो जाते समय पत्नियां कसते और पीछा करते देखा था, परंतु वह पूरे गैंग के क्रियाकलापों से वाकिफ न थी। इस कारण दिलीपा ने जब ट्रैक्टर से उतरकर सरस्वती से कहा, मैडम मौसम खराब है, ट्राली में बैठ जाओ, त्रिपाल में छिपकर भीगने से बच सकती। तब उसे उसकी मनसा पर कोई संदेह नहीं था, पर इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, जंगी ट्रैक्टर से कूदकर सरस्वती के आगे आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, इब मैडम तुम क्यों कष्ट करोगी, तुमने तो हम गोद में उठाकर बिठावेंगे। तारी फूल सी काया ने कमला ने नादे में, सुनते ही उसका माथा ठनका। वह अप्रत्याशित असुर की आशंका से घिर गई। जब तक उसके होठों से कोई शब्द निकलता, तीसरा झुझुआ जवान आस्तीन ऊपर करता हुआ आ गया है और दिलीप ने कहा, भाई अपन को कौरव कर्म अच्छा ना लगे, ये अबला पे हमला मत करो। दिलीपा की मानने के बजाय तीनों एक तक में बोली, देख या तो आजा, वरना सारे करे धरे की जिम्मेदारी तेरे पर डालेंगे हम। तेरी खैर इसी में है कि आगे बढ़ और तू ही, अरे वो के बोले है इंग्लिश में, हनीमून ना, शुभारंभ तो तू ही कर। देख बारिश में मैडम की देह का उभार देख, हमें कैसे बुलावा दे रहा है। अरे तू यह क्या कह रहा है? दिलीपा ने एक बार फिर कहा, लेकिन उसकी एक न चली और आखिर उसने हथियार डाल दी, बल्कि भयाक्रांत हो वह भी बहती गंगा में हाथ धोने लगा। इस तरह पूरा गैंग सरस्वती के जिस्म से टीला करने लगा। उस सभी ने सरस्वती को हाथों हाथों उठा लिया और ट्रैक्टर ट्रायल में पटक दिया। उसके हाथ पर गुदा हुआ सरस्वती शर्मा देखकर झुझुआ लोध ने गिद्दा से कहा, देख रे, इस चमारी ने अपने हाथ पर क्या टैटू गुदा रखा है, ये गुदा के बामणी बनलीस है। अरे छोड़, मैं पेड़ नहीं गिनता, मुझे आम खाने से मतलब है। और देख वे इसके बक्सर तल पर दे, काट खा सारी के, कहकर तीसरे नए झटके से उसके स्तनों को बेरहमी के साथ खींचा, मानो उखाड़ फेंकेगा। सरस्वती चीखी, तड़पी और दरिंदे बारी बारी प्राकृतिक और अप्राकृतिक सभी तरह से वह सब कुछ कर गुजरे जिसे स्त्री की अस्मिता को तार तार करना कहते हैं।
वे भूखे भेड़िए की तरह शिकार को तब तक झंझोड़ते रहे जब तक उसे किसी निर्जीव हो गए शिकार की तरह मर गई न मान ली। जब लगा कि अब इसकी सांसें बस पल दो पल की मेहमान हैं, तो किसी ने उसका पांव पकड़ा, किसी ने हाथ, और ऊंचे टीले से मेड़ के दूर ट्राली से उठाकर गहरे गड्ढे में फेंक दिया और मर गई मानकर आगे बढ़ गया। उधर दाताराम दरवाजे पर ताला लटका देख वापस लौट चुका था। उसके कंधे पर फावड़ा रखा था और तीव्र गति से खेत की ओर आम रास्ते पर चला आ रहा था। हालांकि कलेवा का वक्त बीत गया, भूख उससे रोटी की मांग कर रही थी, परंतु वह सरस्वती की फिक्र में सब कुछ भूलकर बढ़ता गया। उसे दूर से ही आता देखकर गैंग के सदस्यों ने पूछा पूरी हिम्मत और हिमाकत के साथ, अरे ओ चमट्टे, उठा ला अपने बेटे की लैला की लाश, लाल कर दिया हमने, और देख अगर कहीं सांस लौट आई हो तो जिंदा छोड़ देने का हमारा एहसान मत भूलना। गांव में जाकर किसी को बताना नहीं, झाड़ पहुंचकर खून साफ कर लेना, वरना समझ लेना कल का दिन निकलने से पहले तुम दोनों को बिना टिकट रवाना कर देंगे ऊपर की यात्रा पर। सूबे में हमारी सरकार है, मंत्री जी का पर्सनल मोबाइल है हमारे पास, थानेदार हमारी जागता है और एसपी को महीना पहुंचाते हैं हम। यह सुनते ही दाताराम के तोते हो गए। उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की दम नीचे रहे। क्या कह रहे हैं ये जाने? कहाँ है मेरी देवियों सी पावन सरस्वती? वह पूरे जोर से उधर की ओर भागा जिधर को उन्होंने इशारा किया। वह भागकर मेड़ के गड्ढे में गया और उसने सरस्वती को मरणासन अवस्था में पाया। वह अपना रोना नहीं रोक पाया। जिस सरस्वती को कभी खुली नजर से देखा तक नहीं, कभी उसकी उंगली नहीं छुई, उसे आज उसने कौली भरकर उठा लिया। उसने उसके मुंह पर हाथ फेरा, उसके रक्त रंजित वस्त्रों को अलग किया, उसके शरीर के प्राइवेट पार्ट को अपनी धोती से ढक दिया। बारिश थम गई थी, उसके वस्त्रों का रक्त जमीन पर उतर गया था। दाताराम उसे छाती से लगाए रोए जा रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे बारिश की शक्ल में भगवान ने अपने आंसू उसके आंसुओं में मिला दिए। दाताराम के शरीर की गर्मी से सरस्वती की देह में गर्मी आई, उसकी सांसें लौटी। अचानक सरस्वती ने मुंह खोला, कराहते हुए देखा। दाताराम ने आस्तीन से अपने आंसू पोंछे और उसे कसकर गोदी में उठा लिया। उसके बदले हुए कपड़े भी खून में सन गए थे। वह बेहाल थी, पर दाताराम के अनुसार ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि वह जिंदा बच गई। और बोली तो बोली, अब मैं मर जाना चाहती। किसके लिए और क्यों जीऊंगी मैं? स्त्री की पवित्रता में ही उसकी जिज्ञासा छिपी होती है। पवित्रता मर गई तो मानव स्त्री मर गई। मैं पतिता, व्यभिचारिणी और पथभ्रष्ट होकर नहीं जी सकती। मेरा सर्वस्व लुट गया। अब मेरे लिए जीने की कोई वजह नहीं बची। अब मैं लाश हूँ, मुझे मत उठाइए, बजाय मेहरबानी आप मुझे इसी गड्ढे में दफना दें। दाताराम ने दिल थाम कर सुना और साहस बटोर कर कहा, कैसी बातें करती हो तुम? दुनिया का कोई बलात्कारी किसी नारी की पवित्रता छीन सकता है क्या? क्या पवित्रता चारित्रिकता और मोरल देह के आवरण हैं जो उन्हें कोई नोच ले जाएगा, लूट ले जाएगा? उनसे जीने का मकसद छिन गया क्या? मैं कहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम डर कर या मर कर तो जालिमों के हौसले ही बढ़ाओगे। मैं अब किसी और के लिए क्या, अपने लायक भी नहीं रही। ये तुम कैसी बातें करती हो? मैं कहता हूं जो जबरदस्ती करता है वास्तव में वही मरता है और अपनी मनुष्यता को मारता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम मेरे रहते मर नहीं सकती। मैं जीते जी तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। तो मुझे जिलाकर धरती का बोझ बढ़ाकर आप क्या हासिल करेंगे? समाज कैसे से उठाने देगा आपको? जो भी हो, तुम जियोगी अपने लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, और आपके लिए नहीं। सरस्वती ने कराहते हुए कहा, हाँ हाँ मेरे लिए भी, पर तुम जियोगी, पूरी जिंदगी जियोगी। समझाते बुझाते दाताराम से घर ले आया। उसने कई दिनों तक पूरे मन से सरस्वती की तीमारदारी की। धीरे धीरे वे सदमे की गिरफ्त से बाहर आ गई। स्वस्थ होने पर उसने कहा, आप तो मेरा पुनर्विवाह करने की बात करते थे, या कहूँ 10 बहाने बनाकर मुझ कूड़े को घर से बाहर फेंकना देना चाहते थे। हाँ हाँ करता था, अभी भी करूँगा। तो कौन करेगा तुमसे मुझसे पुनर्विवाह? कौन नहीं?
कौन उघाड़ेगा आज का अतीत, कौन नहीं उघाड़ेगा आज का अतीत? क्यों नहीं करेगा? धरती भले इंसानों से खाली हो गई क्या? और आप समझते हैं कि वह सब सोचने के लायक भी बची होंगे? बिल्कुल, तुम सामान्य हो तो आप करेंगे मेरे जैसी किसी से विवाह? मैं हाँ कर लेता, काश तुम मेरी बेटी की बहू न होती। हाँ तो दूसरा करेगा, कहेगा कि मैं भी कर लेता अगर अपवित्र नहीं हो गई होती। और करने वाले को तो वे जालिम तुम्हें तो मार ही देते। इस गांव रूपी तालाब में वे जानलेवा मगरमच्छ हैं, वे हमें खा जाएंगे। मैंने तय कर लिया है, अब हम गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे और सपने में भी किसी घर वापसी की नहीं सोचेंगे। घर जमीन कोई खरीदे या न खरीदे, अब हम इस गांव में नहीं। हुआ भी वैसा ही। वे सप्ताह भर में ढोर डंगर, घर जमीन, औने पौने भाव सब कुछ बेच कर चले गए। वे किस हालत में रहे, कहाँ रहे, यह खबर साफ नहीं है। हाँ इतना सुना है कि विगत 15 साल से वे दोनों साथ साथ रह रहे हैं, उसके बीच कोई तीसरा नहीं है। उनके अपरिभाषित रिश्ते को लेकर जितने मुंह उतनी बातें भी हैं। अधिकांश की नजर में उनका रिश्ता आग और फूस का रिश्ता है, परंतु वे प्रकृति के प्रिय, एक दूसरे के सुख दुख को साझा करते खुश हैं। सरस्वती शर्मा प्रकाश गुप्ता उर्फ गांधी जी के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती है। उसने सरस्वती चाय नाम से छोटी सी दुकान भी खोल ली है। दाताराम वहाँ चाय, पान और बीड़ी सिगरेट बेचता है। सरस्वती ने स्कूल और घर के बीच बचे समय का सदुपयोग करने के उद्देश्य से गरीब बस्ती के किनारे खाली पड़ी जमीन पर पेड़ों के नीचे एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र बना लिया। उसने 2-3 सेवानिवृत्त शिक्षिकाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। ज्ञान दान का बोर्ड लगाकर वह अत्यंत निर्धन, अछूतों, अल्पसंख्यकों, कमजोर बच्चों को पढ़ाती है। उसके स्कूल में बाल श्रमिक और बेसहारा बच्चे पढ़ने जाते हैं। वह अब सरकार से भी सहायता मांग रही है। इस वर्ष उसके 3 छात्र, जिनमें एक दलित, एक मुस्लिम और एक हिंदू, नियमित स्कूल में पहुंच गए। धीरे धीरे यह खबर शिक्षा व्यवसायियों के कानों में गई। एक दिन कुछ लोग वहां आ गए और कहने लगे, तुम इन्हें क्यों पढ़ाती हो? तुम्हें अपना समय बर्बाद करने से क्या मिलता है? सरस्वती ने बड़े प्यार से कहा, भाई बहनों, मुझे इन्हें ज्ञान रूपी आंखें देकर संसार का सच दिखाना है, इन्हें अच्छा इंसान बनाना है। तो प्रति उत्तर में व्यवसायी बोले, अच्छा इंसान बनाने को तुम्हें ये भूखे नंगे, मैले कुचैले, अछूत लोग ही मिले? सभ्य, स्वच्छ और संपन्न घरों के बच्चे नहीं मिले? मेरा उद्देश्य साफ है। मेरे लिए ये मेरे देश के बच्चे हैं। देश की जरा जरा सी चीजों की पूर्ति चीन, जापान, अमेरिका कर रहा है। हथियार तक हम विदेशों से खरीदते हैं। और तो और योगा की चटाई, राखी का धागा हम चीन से मंगाते हैं। हमारे देश के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, सब चीजें तैयार करेंगे। सरकार इन्हें प्रशिक्षण देगी, काम में लगा देगी, देश आत्मनिर्भर होगा। क्या देश की फिक्र करने वाले नेता नहीं रहे देश में? जो तुम एक अग्नि सी स्त्री करेगी? नेता अपना काम करते हैं, वे करते रहेंगे। हम जनता हैं, हम उन्हें सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा देश कैसे रूस, चीन, जापान और अमेरिका पर निर्भरता छोड़ेगा? तो कुल खानदान तो देखो, अपने लिए नहीं तो कौम के लिए ही सही। इन नीच कमीनों को बाहर निकालो। इस बीच दाताराम आ गया। उसने बताया कि हम भले मानस की मदद से कुछ जमीन की कीमत मिल गई, वह सब मैंने तुम्हारे स्कूल के नाम कर दी। सरस्वती सुनकर हतप्रभ थी। तो व्यवसायी लोग तथा धर्म उत्थान समिति के लोग सलाह के नाम पर दबाव डाल रहे थे कि स्कूल खोलने की कोई जरूरत नहीं है। सरस्वती जोर देकर कह रही थी, मैं तुम्हारी बेसिर पैर की सलाह नहीं मान पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि देश की सेवा जहाँ तुलसी ने की है, वहाँ कबीर रैदास ने भी की है, चोखा मेला नंदलाल ने भी किया है, रसखान और रहमान ने भी किया है, आज़ादी की रक्षा नेहरू जी ने की, गांधी जी ने की, तो अम्बेडकर ने भी की है। देश सबका है, गरीबों और छूतों को भी अपने देश की सेवा करने का हक है। हमारा फर्ज है कि हम इन बच्चों को तालीम दें, संस्कार दें और अपना कर्तव्य पूरा करें। इन्हें मजबूर, मजलूम और मुजरिम बनने को अनपढ़ और असभ्य कतई न छोड़ें। सरस्वती ने अच्छी खासी दलीलें दी। सुनकर हर विरोधी उठा और चुपचाप चला गया। आधी रात जब दाताराम और सरस्वती सहज शामिल सुख के सपने देख रहे थे, तभी खबर फैली कि
घास फूस से बने सरस्वती के स्कूल में कुछ उपद्रवियों ने आग लगा दी। सरस्वती पानी पानी चीखती रही, भाग उठी, पीछे दाताराम दौड़ रहा था। उन दोनों का एक बार फिर सब कुछ नष्ट हो गया था, सिवाय दोनों के प्रेम, भाव, पारस्परिक सहयोग और समर्पण के कुछ भी नहीं बचा था। दलित वास्तविकता, समाज की वास्तविकता कि जितने बड़े चितेरे शिवराज जी हैं, कम राइटर मिलेंगे आप। देखिए, कहानी जब शुरू होती है तो आप देखें, अभी कहानी पे बोलने वाले लोग होंगे, मुझे सुखनाथ भाई ने कर रखा है कि मैं टिप्पणी ज़्यादा नहीं करूँगा। इनकी इजाज़त से मैं थोड़ा कहना चाहूँगा, रोक नहीं पा रहा हूँ। कहानी अपना जो बैकड्रॉप बांधती है वो डेवलप के थ्रू बांधती है, संवादों में चलती है। दो तरह से आप बैकड्रॉप बनाते हैं, एक तो आप नरेट करते हैं, दूसरा आप संवादों के जरिए बात करते हैं। संवादों के जरिए बात करना कठिन होता है और ये इन्होंने साधा है। क्या खूबसूरत ढंग से कहानी, और कहानी का रेंज देखिए, पूरा कितना रेंज है इस कहानी में। यहाँ धर्मांतरण की बात भी है, यहाँ छोटे छोटे बस छींटे में कहानी में सब कुछ कह दिया गया है। बहुत बड़े रेंज की कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी के लिए शिवराज जी आपको बहुत सारी बधाई। राजनीति, सामाजिकता, सामाजिक मान्यता, लोकाचार, शिक्षा, प्रशासन, मानवीयता, इन सभी तत्वों के पाखंड से मिलाकर जो कहानी ये आग और फूंस है, ये एक लहरदार कहानी जिसमें मुझे चार जगह श्रृंग नजर आए, और वो श्रृंग पर जाने के बाद कहानी फिर नीचे आ जाती है। तो इस कारण कहानी में थोड़ी विशृंखलता तो पहली बार पढ़ने पर जरूर लग जाएगी। मगर शिवराज जी का जो पहला संग्रह आया था भरोसे की बहन, इस समय आप सारे नई पीढ़ी के लोग जो शिवराज सिंह को देख रहे हैं कहानी लिखते हुए, ये इनके करवट लिए हुए कहानीकार का रूप है। भरोसे की बहन के शिवराज सिंह को आप ऐसा नहीं देखेंगे। उस समय ये शुद्ध कथाकार थे। इस संग्रह में हाथ तो ही आते हैं, इन पर कुछ इनका या तो प्रोफेसर या आलोचक या राजनीतिक समझ, ये तीनों इन पर चढ़ बैठा है। तो उसमें कहीं कहीं आपको कहानी में लगेगा कि बीच में ये प्रेमचंद भी कहीं है, प्रेमचंद के उपन्यासों में भी ये बात है कि बीच में वो भाषण देने लगते हैं, तो बीच बीच में ये भाषण में घुसते नजर आते हैं। ये जो चार श्रृंग की चर्चा मैंने की, उसमें पहला श्रृंग तो है बहू ससुर का शास्त्रार्थ। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, किताब में मुझे हर जगह सरस्वती दिखा, आपने पूरी कहानी सरस्वती है, सरस्वती है। तो तब उसमें या तो प्रिंटिंग एरर है, उसमें मैं सरस्वती ही अभी भी, संग्रह तो एक ही है, तो वो मुझे सरस्वती मैं दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा है सरस्वती। मैं चूंकि नाम तो ये काल्पनिक ही होते हैं, नाम यदि सच हो जाए कहानी में तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, कई सारी समस्याएं आएंगी। तो ये जो सरस्वती और दाताराम का जो संवाद है, उस संवाद में थोड़ा सा विषय का अंतर कर दीजिए तो कई बार लगेगा आपको कि ये गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद चल रहा है, जो गार्गी अपना पक्ष अलग रखे जा रही है, जिसके कारण आप हम सबको बृहदारण्यक प्राप्त है। आप ठीक है, सरस्वती ही है। हाँ, तो अब सरस्वती का तर्क, दोनों का तर्क देखिए। दाताराम को ये देखकर प्रेम जी ने एक जगह इशारा किया, वो अखबार पढ़ता है, और ये हैसियत जो है दाताराम की, कई बार उसमें दाताराम की हैसियत गड़बड़ होती है। कभी कभी ये लगता है कि बहुत ही अनपढ़ किस्म के व्यक्ति हैं, और अखबार पढ़ते हुए देखने पर तो लगता है कि वो पढ़ा लिखा होगा।
अलबत्ता ये जरूर है कि आज का जो अनपढ़ लोग भी है अखबार को पढ़ने की उस तक पहुंच जाती है। ये इस पहुंचने में जो ये सरबती और दाताराम का जो पहला इनके शास्त्रार्थ का जो श्रृंग है वो एक जगह जाकर थोड़ा सा विराम लेता है कि दूसरा श्रृंग बनने की शुरुआत होती है सरबती के भाई नवलेश और सरबती से। वो भी एक जगह जाकर श्रृंग पर रुक जाता है कि तुम भी तो किसी एक विजातीय से प्रेम कर रहे हो, तो तुम उससे विवाह करोगे या नहीं। और उस जगह आप लोग चाहें तो आप लोग को काशीनाथ सिंह की एक पंक्ति याद आ जाएगी। उन्होंने शायद काशी का 80 में लिखा है, हमारा यार विचारधारा तो औरतों के गहने होते हैं जो तीज त्योहार पर पहने जाते हैं। वो उसका भाई जो नवलेश है वो छात्र जीवन में नेता बन रहा है, प्रगतिशीलता की बात कर रहा है, और आगे आने के बाद वो कह रहा है कि शादी हो और ब्राह्मण का कास्ट से हो जाए, पर ब्राह्मण का चमारिन से कैसे होगा, ये ब्राह्मण बेटी का चमार से कैसे होगा। अब आप उनका परसाई जी का एक निबंध है, मैं शीर्षक भूल रहा हूँ, जिसमें एक पंडित के बेटे का किसी पंडित की बेटी की दोस्ती किसी दलित युवक से हो जाती है और जाकर उसको शिकायत करता है, तो कहता है ऊंच नीच कहीं हो जाए तो क्या करेंगे। पंडित जी कहता है ऊंच नीच विवाह से नहीं होता है, ऊंच नीच होने से जाति भ्रष्ट नहीं होती है, विवाह से जाति भ्रष्ट होती है। तो इन सारी चीजों को आप उसमें मिलाकर देखें कि वो किस तरह का संवाद रच रहा है। तीसरा श्रृंग फिर से शुरू होता है जब दाताराम खेत में कुदाल चला रहे हैं, मिट्टी गीली हो गई और वो कुदाल चलाना बंद करके घर जा रहे हैं, और ट्रैक्टर में खूंखार नरभक्षी जमा है, जो एक ऐसे व्यक्ति, ऐसा युवक जो कि उस समय भी पवित्रता रखना चाहता है, उसके पास विवेक है, लेकिन जो भारत का लोकतंत्र है कि बहुमत के कारण उसको विजयी होगा, और वो विजयी वही हुआ है। चौथा होता है जब शिक्षिका बनती है वही सरबती उस समय। तो एक रूपक के रूप में देखिए तो अंत में वह भी एक फूस के घर में स्कूल चला रही है, और शुरू में उस कहानी का शीर्षक है आग और फूस। ये ध्यान रखें कि हिंदी पट्टी में दो जो फिक्रे कहे जाते हैं कि आग और फूस एक जगह रहेगी तो सुलगेगी, और दूसरी बात कही जाती है बाघ और बकरी को एक जगह पानी नहीं पिलाया जा सकता। इन दोनों बातों को मिलाकर देखिए कि अब सरबती और दाताराम में आग कौन है और फूस कौन है। ये न तो ये कहा जाए कि आग स्त्रीलिंग है इसलिए सरबती आग है और फूस दाताराम है, तो दाताराम तो जलता नहीं, अपने अपने हिसाब से दोनों ही जल रहा है। और जब अपने भाई से दुत्कार खाकर लौटने वाली सरबती कहती है कि मुझे वो लोग नहीं रखेंगे, अब हम इसी घर में रहेंगे। घर की परिभाषा जो दाताराम देता है, ये पूरी कहानी में जो संवाद की स्थिति है वो ऐसी दार्शनिकता उत्पन्न करती है कि ये घर तुम्हारे पति के मरने के बाद अब दीवार रह गया है, और मेरी पत्नी के मरने के बाद अब ये दीवार रह गई है। उस आदमी की निष्ठा, शिक्षा को कितना दुत्कारा गया है इस कहानी में कि श्रेष्ठ रूप से शिक्षित चूंकि नहीं है दाताराम, इसलिए उसकी निष्ठा उस संबंध के प्रति, संबंध की निष्ठा अंततः आज भी समाज में अनपढ़ लोग ही संबंधों और शब्दों की निष्ठा अनपढ़ लोग ही बनाकर रख पा रहे हैं कि तुम मेरी बहू हो, उम्र कुछ भी हो, तुम्हारा पति मेरी पत्नी की कोख से तो जन्मा, मेरा वीर्य नहीं है पर मेरी पत्नी के कोख से जन्मा है, और मेरे सामने वह बेटे के रूप में विदा हुआ, इसलिए तुम मेरी बहू हो। और एक स्त्री सम्मान की रक्षा के लिए वह दाताराम जो अंत तक डटा रहता है, यह एक कहानीकार के रूप में
अपने पात्र को संघर्षों के बीच नहीं टूटने देने की जो जिद है कहानीकार की, मैं इस जिद की प्रशंसा करता हूँ। और सामान्यतया लोग चर्चा में कहते रहे हैं, अब तो लगभग 3.5 दशक का दलित विमर्श हो गया और दलित विमर्श में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, मगर आज तक समाज में दलित विमर्श का साहित्य यथोचित जितना होना चाहिए, कुछ तो चेतना विकसित हुई ही है, पर समाज को उतना सचेत दलित साहित्य 3.5 दशक का दलित साहित्य समाज की मनोवृत्ति को उतना सचेत इसलिए नहीं कर पाया कि ज्यादातर ना कहिए तो अधिकांश भी नहीं, कुछ ऐसे लोग आपको दिखेंगे, ऐसी रचनाएं दलित साहित्य के नाम पर लिखी जाने लगी हैं, जो मैं साहित्य की सबसे बड़ी परिभाषा फणीश्वर नाथ, यदि विश्वनाथ साहब मुझे बाद में न डांटें, तो फणीश्वर नाथ रेणु ने कहा है कि साहित्य वह है जो मनुष्य को सामाजिक और समाज को मानवीय बनाता है। समाज में घृणा फैलाने वाला जो भी लेखन वह और कुछ हो तो हो, साहित्य नहीं हो सकता। मुझे हर्ष होता है शिवराज सिंह की कहानी लेखन को पढ़कर, जिसमें अभी तक इनकी जो सबसे प्रिय मेरी 2 कहानियां हैं, उसमें से एक है भरोसे की बहन और दूसरी है फूंस की आग। और ये फूंस और आग, इसमें ये जो इनका अपने पात्र को कभी टूटने नहीं देते और पूरी कहानी में इतने सारे षड्यंत्र हुए, पर ऐसा तो है नहीं कि सरस्वती के साथ जो हुआ उसको क्रोध नहीं आएगा, या दाताराम कोई संत तो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उनकी घृणा और नफरत और क्रोध सब चीज से पूरी कहानी में 14 पृष्ठों की ये कहानी है, 14 पृष्ठों की कहानी में इन घृणाओं से परहेज करते हुए शिवराज सिंह ने इस कहानी को उस जगह पहुंचाई है कि सरस्वती और दाताराम समाज को शिक्षित करने के लिए, समाज को सचेत करने के लिए जो अंतिम रास्ता अपनाया, उसको भी इस समाज का व्यक्ति, इस समाज के धार्मिक आंदोलन करता, उसको भी ठीक से चलने देने को तैयार नहीं है। पहली नजर तो नहीं, कहानी मेरी पहले से पढ़ी हुई थी, मगर सुनकर अभी तो इतनी ही बात हम लोग शंकर जी को या और सुंदर साहब को सुनने के लिए कर रहे हैं, हम लोग तो बकबक करते ही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कथा काल में मुझे अवसर दिया गया, परम मित्र शिवराज जी की कहानी पर बोलने का अवसर दिया गया, रावत जी की कहानी सुनने का अवसर दिया गया। मैं सूर्यनाथ, हरीश राय जी, शंकर जी और अनुज का आभारी हूँ, आप सबका आभारी हूँ। आभार, धन्यवाद। दूसरी कहानी मैं आपकी बोलूँगी कि जैसे कि अनुज जी ने कहा, रेंज बहुत बड़ी है, बहुत कुछ आपने समाज के बारे में कह डाला, पूरा पिक्चर आपने दिखा दिया, लेकिन सबसे बड़ी बाकी बातें तो हो ही चुकी हैं कि सबसे बड़ी बात है कि जो उम्मीद पे जाके आपने छोड़ा है कि समाज में समानता तभी आ सकती है जब सरस्वती जैसे या दयाराम जैसे कैरेक्टर जा करके उस समाज को सुधारने के लिए शिक्षा का माध्यम लेते हैं कि यही चीज़ है जो उनमें चरित्र परिवर्तन कर सकती है। तो समाज का जो दोहरा चरित्र परिवर्तन है और कानून बनाने के बावजूद भी वो सोच परिवर्तन नहीं है, वो केवल शिक्षा के माध्यम से आ सकती है। और सबसे बड़ी बात उनका सकारात्मक और कदम उठाना इस चीज़ को बदलने के लिए। तो छोटे छोटे प्रयास से ही शायद ये प्रयास बड़ा हो सकता है। तो भविष्य में हम इस समतावादी समाज की उम्मीद कर सकते हैं जो कि आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं अपनी बात यही समाप्त करूँ। धन्यवाद संगीता जी। संगीता जी पहली बार आई हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं। हमारे बीच एक कहानीकार मौजूद हैं, बहुत अच्छी कहानीकार हैं, सीनी वाली। मेरा ख्याल है कि सीनी वाली अगर आप कुछ कहें। सर, मैं श्रोता बहुत अच्छी हूँ, बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सर की कहानियों की एक खास बात ये है कि सर जिस तरह की कहानियाँ लिखते हैं वो तो आम समाज की कहानियाँ हैं, एक दलित वर्ग की कहानियाँ हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे बदल रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कहानियों में एक तरह की कहानियाँ देखते हैं, उसमें नई तरह की
पात्र देखते हैं, नए तरह के विषय देखते हैं, जिस तरह से इस कहानी के अंतर्गत आया है। एक अंतर्जातीय विवाह में किस तरह की समस्याएं होती हैं, उस समस्या से हट कर किस तरह का है वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन उसके बाद की जो कहानी है या उसके बाद का जो संघर्ष है जीवन में किस तरह से चल रहा है और समाज उस संघर्ष को किस नज़र से देख रहा है। जो इस कहानी का टाइटल है आग और फूस, वो अपने आप में अगर हम उसको देखें तो अगर हम उसको डिकोड करेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है कि वो जो परिवर्तन है वो अपने आप में एक आग का काम कर रही है। जो अंतर्जातीय विवाह है, जो जंजीरों को तोड़ने का जो संघर्ष है वो अपने आप में एक आग का काम कर रही है और दुनिया उसे फूस की नज़र से देखती है। मैं ऐसा इसको समझती हूँ। धन्यवाद। और नाम बताया तुमने, फिर से बताओ। सिर ज्योति। बहुत बढ़िया। साहित्य की बड़ी अच्छी शिवराज बेचैन जी की कहानी को क्योंकि हम दोनों अपनी अपनी रचनाओं के पहला वो पाठक भी होते हैं, लेकिन ये परिचर्चा का ये जो मंच है यहाँ सुनने का कुछ अलग ही दृष्टिकोण है। जो जैसे कि अगर कहे घर की मुर्गी तो यहाँ मैं जो उस कहानी को जब सुन रही थी तो ये सच में ही सब लोगों ने कहा कि ये बड़ा कैनवास है, तो लग रहा है कि ये तो कहानी क्या, ये उपन्यास का विषय है। और इसमें सब हमारा जो भारतीय समाज है वो उसका पूरा ऐसा चित्रण है, यथार्थ चित्रण है और नैतिक मूल्य भी हैं, जिसमें दलित और एक जो ब्राह्मण जाति की लड़की है शादी के, और वो समाज कितना क्रूर है और मानवीय दृष्टि से, मनुष्य की दृष्टि से दोनों सिर्फ इंसान है। ये कहानी में एक संदेश भी है और ये जैसे आने वाला भविष्य, यानी कि हमारा ये भविष्य तो हो जाना चाहिए था आज़ादी के बाद का, और कब ये भविष्य होगा ये समझ नहीं आ रहा है। ये देश में क्या हो रहा है समझ में है, क्योंकि ये जाति की समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है इसका समाधान जो हमारे ऐतिहासिक महापुरुष थे, समाज सुधारक थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, गांधी जी भी अपनी तरह से खत्म करना चाह रहे थे और वे इतिहास में थे, लेकिन ये समस्या खत्म नहीं हो रही है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से हमें इसमें समाधान भी मिल रहा है और किस तरह से हमारे समाज में बलात्कार जैसी घटनाएं हुई हैं और उससे पता चलता है कि एक समाज की विकृत जो मानसिकता है और वहाँ पर भी अछूतों के प्रति एक कितनी वो घृणा है कि देखो ये तो अपने नाम पर शर्मा लगाया है, पंडितानी बने हैं, यानी कि वहाँ पर भी जाति देख करके उस तरह से कर रहे हैं। और वो स्त्री है, वो किसी के कोई भी हो, एक स्त्री की अस्मिता की बात है, तो वहाँ दादाराम जो है स्त्री की अस्मिता की बात है। बहुत अच्छा इसका संदेश मुझे लगा यहाँ सुनकर कि कोई स्त्री सुचिता, उसकी अस्मिता किसी बलात्कार के बाद नहीं होती है, तो मनुष्य की मन की और समाज का दृष्टिकोण है। ये समाज के स्त्री को गुलाम बनाने के षड्यंत्र हैं, वो जानबूझकर उसको अपवित्रता, पवित्रता, शुचिता इन चीज़ों में उसको फंसाते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत सारे लोग शिवराज सिंह बेचैन जी की कहानी में उपन्यास पूरा समेटा हुआ है। इस कथाकाल की ये बड़ी उपलब्धि है कि यह बात उन्होंने इस गोष्ठी से उन्होंने कही। दरअसल रजत रानी जी ये कहना चाह रही हैं कि अरे इतने बड़े राइटर, मैं तो यूं ही समझती थी। जी की कहानी की बात करूं तो मुझे लगता है कि वो हमारे देश के लिए एक आदर्श का ब्लूप्रिंट है। हमारा देश आगे कैसे जाए इसके लिए उन्होंने एक अच्छा ब्लूप्रिंट दिया है, एक बहुत सुंदर आदर्श है
और इतना मतलब बड़ा कैनवास लिया है उन्होंने, उसमें हर चीज़ डाली है। तो मुझे लगता है कि शायद वो कहानी हमें भविष्य दिखलाती है कि हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए। यथार्थ वो हमारा है नहीं, ज़्यादातर नहीं है, लेकिन उस एक यथार्थ के उस पहलू से उन्होंने हमें बहुत ऐसी ब्लूप्रिंट दे दी है कि हम सोच सकते हैं कि हाँ, हमारा समाज का निर्माण इस तरह से होना चाहिए। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। कहानी का मर्म दरअसल वहाँ मुझे व्यक्तिगत रूप से नजर, मैं चाह रहा था कि ये यही विकसित हो जाए, यही कहानी बन जाए, बस ऐसा हो नहीं पाया, इसका दुख है मुझे। वो कहानी का दरअसल कहानी में दो लेयर्स है, साफ साफ। एक इसका बहुत सूक्ष्म पक्ष है जो ये है, और एक जिसको कहते हैं ना डेप्थ और डिटेल्स। जीवन में दोनों होता है, डेप्थ भी होता है, डिटेल्स भी होता है, साहित्य में भी होता है। तो उपन्यास में तो जैसा खुद ही कह रहे हैं कि तो उपन्यास नहीं, वो डिटेल्स की गुंजाइश तो उपन्यास में होती है। तो इस कहानी में दोनों एक साथ आ गए, डेप्थ भी और डिटेल्स भी। ये जब डिटेल्स ज्यादा हो जाते हैं ना, तो वो जो गहराई है उसको थोड़ा सा दबा देते हैं, उछला वो डाल देते हैं ना, चीजें डाल दीजिए। जैसे कुआं है बहुत गहरा है, लेकिन उसमें आप सोचिए कि बहुत गहरा है तो डालते जाओ यार, जो चीज और डाल दो तो फिर गहराई रहेगी कहाँ? फिर तो वो गहराई उछला आता जाए। तो ये लगा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो वही बनी रहे, वही कहानी यहाँ से शुरू हुई है, वही कहीं खत्म हो जाएगा। काश ऐसा हो पाता। बहरहाल